हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है रोजगार संस्कृति। आज की अगर बात की जाए तो आज जिस एक मुद्दे के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यूपी की जब बात की जाए और ऐसे में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो उसको लेकर के कई सारी वैकेंसी के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं वैकेंसी के आधार पे सिलेक्शन को लेकर के, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि इसका सिलेक्शन पाने के लिए हमारा एक रोड मैप कैसे होना चाहिए, उसकी हमारी एक रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो वैकेंसी अनाउंस की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बहुत डिले नहीं करता है। मतलब वैकेंसी अनाउंस होती है, आपका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराया जाता है और मतलब कह सकते हैं महीने डेढ़ महीने में पेपर हो जाता है। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप कह सकते हैं इसका वेबसाइट भी बन चुका है, एग्जाम कराने वाली एजेंसी का भी चयन हो चुका है, सिलेबस आपका क्लियर ही है। आपके आईटीआई के माध्यम से ये सूचना मिल भी चुकी है, लगभग 600 से ज़्यादा आपके पोस्ट भी खाली हैं। तो जब ये वैकेंसी आपकी अनाउंस की जाएगी तो ऐसे में हमारा प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम इस परीक्षा को क्या करें, कम समय में बीट कर पाएँ। तो उसी को लेकर के आप कह सकते हैं एक 60 दिन की जो आपकी स्ट्रेटजी या फिर आपका एक प्लान का तरीका होता है, खास करके पढ़ाई लिखाई का, उसी को हम आप सबके साथ साझा करने वाले हैं। पहली जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब बात की जाए तो इसकी जो वैकेंसी कराई जाती है, मतलब जो इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो इनके द्वारा खुद से कराई जाती है और इनका खुद का आपका चयन भर्ती बोर्ड आपको दिख मिलता है। जिनमें प्रमुख रूप से जिस एक वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आरओ एआरओ, मतलब आप कह सकते हो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जब बात की जाए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनके लिए यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, इनकी नियुक्ति कहाँ पे होगी तो आप भी जानते हैं, एक तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आपके प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाएगी, या फिर इनका जो एक दूसरा खंडपीठ है आज वर्तमान में लखनऊ में, यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि दो प्राइम लोकेशन इलाहाबाद और लखनऊ, यहीं पे ही आपको रह करके नौकरी करनी होती है। खासा अगर इस नौकरी प्रोफाइल की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया आरटीआई के माध्यम से ये सूचना पहले से ही निकाली जा चुकी है, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद आपके भरे जाने हैं। ऐसे में जो सूचना दी गई है वो यही है कि हमारे यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी है, इस समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो समीक्षा अधिकारी के लिए कह सकते हो 270 से ज़्यादा क्या है आपकी पोस्ट खाली है आरओ के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो इसके लिए 357 पोस्ट है, ये आपके वर्तमान में खाली है। हालांकि आप भी जानते हैं जब से हमारा खंडपीठ बन गया है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो ऐसे में कुछ नए पोस्ट भी जो हैं वो आपके सृजित किए जा रहे हैं और इस तरीके से 250 से ज़्यादा पोस्ट जो होंगे वो यहाँ पे सृजित किए जाएंगे। मतलब हमने जैसा कि बताया कि 600 पद जो होंगे वो आपको इस वैकेंसी के माध्यम से देख मिलेंगे। तो ये 600 पदों का जो विज्ञापन होगा वो आपको जल्द से जल्द देख मिल जाएगा। बात आती है इस 600 पदों के सापेक्ष में एक एज ग्रुप क्या होगा। इवन एज ग्रुप के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है, खास करके कि जो बच्चा फीस वगैरह देगा वो क्या देगा। तो आयु सीमा की जब बात की जाए तो आयु सीमा आप भी जानते हैं 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष ये यहाँ पे आयु सीमा रखी जाती है। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह के अंतर्गत छूट भी दी जाती है। इवन आवेदन शुल्क की बात की जाए तो ये कितनी रखी जाती है, तो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 800 रुपये लेता है, जबकि एससी एसटी की बात की जाए तो 600 और दिव्यांग की बात की जाए तो इससे भी 600 रुपये क्या करता है, लेता है। अब बात आती है यहाँ पे योग्यता का संदर्भ क्या है, योग्यता का मानक क्या है। तो वर्तमान में जो आपके कह सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती कराई जाती है उसमें पहला विषय होता है कि कंप्यूटर साइंस से आपने पढ़ रखा है या फिर आपने ओ लेवल की डिग्री ले रखी है। इवन आप कह सकते हो ट्रिपल सी आपने कर रखा है, मतलब कंप्यूटर का एक आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपके पास ओ लेवल हो या फिर आपका ट्रिपल सी का डिग्री डिप्लोमा हो। इसके साथ अगर देखा जाए तो फिर आपका किसी भी स्ट्रीम से क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, मतलब आपका स्नातक जो परीक्षा है वो पास होना चाहिए। ये इसकी योग्यताओं का पहला आधार होता है। फिर यहीं पे बात आती है कि योग्यताओं के अंदर दूसरा विषय क्या होता है, चूंकि आप भी जानते हैं आरओ यारो में टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है और ऐसे में टाइपिंग की बात की जाए तो ये रखा जाता है अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट। तो 25 शब्द प्रति मिनट की दर से क्या होता है यहाँ पे टाइपिंग कराया जाता है। टाइपिंग के बाद बात आती है परीक्षा कैसे होती है। तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो दो तरीके से आपको मिलता है, एक लिखित परीक्षा होती है और एक लिखित परीक्षा के बाद आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइपिंग टेस्ट के भी आपके नंबर मिलते हैं, जहाँ अन्य परीक्षाओं में आप देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है टाइपिंग के टेस्ट के आपके क्या होते हैं, नंबर जोड़े जाते हैं। और टाइपिंग टेस्ट की जब बात की जाए तो इसके लिए नंबर जो मिलते हैं वो मिलते हैं 50 नंबर, ठीक है। खासा बात आती है यहाँ पे परीक्षा कैसे होती है। तो भाग एक जो होता है वो एक कह सकते हैं कि आपका पेपर कराया जाता है, जिसमें लगभग कह सकते हो कि यहाँ पे 3 घंटे का पेपर हो जाता है और 3 घंटे के पेपर की जब बात की जाए तो इसमें 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसके लिए क्या होते हैं 200 अंक आपके निर्धारित हो जाते हैं।
बात आती है पेपर पैटर्न, तो ये एमसीक्यू आधारित होता है। इसमें बड़ी खास बात क्या है कि ऋणात्मक अंक नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई निगेटिव मार्किंग के अलावा कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर नंबर भी इसमें नहीं अलाउ है। दूसरा जो आता है वो उसी दिन परीक्षा के होता है, और वो होता है 20 मिनट का आपको समय दिया जाता है कंप्यूटर टाइपिंग को लेकर के। ये जो 25 वर्ड पर मिनट है, ये क्या करना होता है, आपको टाइप करना होता है, और ऐसे में आपको दिया जाता है 500 शब्द। तो 500 शब्द दिए जाते हैं, 20 मिनट में आपको टाइप करना होता है, और इस तरीके से 20 मिनट में क्या करते हैं, अगर आप बेहतर टाइप कर लेते हैं तो अधिकतम आपको 50 अंक मिलते हैं। लेकिन ये बात भी कही गई कि आपको कम से कम 25 अंक लाने ही होते हैं। अगर आप 25 से कम लाते हैं ना, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब आगे के प्रोसीजर में आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो दो बातें हो जाती हैं, पेपर होता है एमसीक्यू आधारित 3 घंटे के अंतर्गत 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और 20 मिनट का क्या हो जाता है, ये आपका टाइपिंग होता है, जिसके लिए अधिकतम 50 अंक आपके क्या है, निर्धारित किए गए हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें जो परीक्षा कराई जाती है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, और इस 200 क्वेश्चन के पेपर की जब बात की जाए तो उसका जो पैटर्न है, भाग एक, जैसा कि मैंने बताया, एक आपका एमसीक्यू आधारित पेपर होता है। इसमें क्या पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की जो राजनीति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो संस्कृति है, साथ ही साथ भारत की कृषि, भारत का वाणिज्य, भारत का व्यापार, भारत की जनसंख्या, परिस्थिति, शहरीकरण, खास करके भारत के संदर्भ में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, और यहाँ के संसाधन, वर्तमान में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, सामान्य बुद्धि वर्ग, मतलब आप कह सकते हो रीजनिंग से समेत कुछ क्वेश्चन, इवन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन शैली और सामाजिक परंपराओं के संबंध में कुछ एक सामान्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। और इसके अलावा स्नातक लेवल की आपकी क्या होती है, अंग्रेजी और हिंदी का क्या होता है, एक सामान्य पैटर्न आधारित आपका क्या होता है, क्वेश्चन शामिल होता है। तो ये विषय आपके क्या होते हैं, 200 क्वेश्चन के 200 नंबर के आपके क्या होते हैं, पेपर हो जाते हैं। तो 3 घंटे में आपका कराया जाता है, एमसीक्यू आधारित होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई न्यूनतम अंक आपको नहीं लाना है। इसके बाद इसके दूसरे भाग में, मतलब हम कह सकते हैं दूसरे हाफ में क्या होता है, आपसे टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 50 नंबर का टाइपिंग होता है, 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, 500 शब्द क्या करने होते हैं, आपको टाइप करने होते हैं। तो इस तरीके से 3 घंटे 20 मिनट का क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा पैटर्न पेपर हो जाता है, और 250 अंक जो होते हैं वो पूरे होते हैं। इसी 250 अंक के आधार पर क्या होती है, आपकी फाइनल मेरिट बनती है। पिछला अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, लास्ट टाइम इसकी परीक्षा हुई थी 2019 में, और इसके अलावा 2021 में जो क्वेश्चन के पैटर्न रहे वो ये रहे हैं कि इतिहास में आपके 40 क्वेश्चन पूछा गया 2021 वाले में, भू एवं पर्यावरण के कुल आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए, राजनीति की बात की जाए पॉलिटी के 11 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक के आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए, जनगणना की बात की जाए तो इसके 3 क्वेश्चन बने, करंट अफेयर की बात की जाए तो इसके कुल 11 क्वेश्चन बनाए गए थे, यूपीजीके की बात की जाए तो इसके कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसके कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग की बात की जाए तो इसके 25 क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी के अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, अंग्रेजी के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, विज्ञान की बात की गई तो 22 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आपके 22 क्वेश्चन। मतलब ये कह सकते हो 2021 का एक पैटर्न रहा। हालांकि इससे पहले अगर आप 2019 का देखेंगे ना, तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई निर्धारित पैटर्न किसी विषय को लेकर के होता नहीं। आपको एग्जांपल बताएं, देखिए यहाँ अंग्रेजी में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, एक चौथाई केवल अंग्रेजी से पूछ लिया। हालांकि अगली बार वही 10 क्वेश्चन हो गया। तो ये कोई पैटर्न सुनिश्चित नहीं होता कि ऐसे पूछा जाता है, लेकिन हाँ, ये पेपर के आधार पे कह सकते हो क्वेश्चन एनालिसिस है, जिसके आधार पे ऐसे ऐसे आपके पूछे गए। जैसे इतिहास की अगर बात की जाए, पिछले वर्ष आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन पूछा गया। अगर यहीं यूपीजीके की बात करेंगे तो पिछले वर्ष में जो क्रम रहा 2019 में 13-4, मतलब कृषि और यूपीजीके मिला करके लगभग कह सकते हो 17 क्वेश्चन पूछे, जबकि अगले ही वर्ष आप कह सकते हो 9-8 कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। तो 17 क्वेश्चन आपके क्या किए गए, 2021 में पूछे गए। तो ये पैटर्न आपका क्या होता है, चेंज होता रहता है, कोई इसकी विविधता कंफर्म नहीं है कि ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाए। बहरहाल ऐसा ही कुछ क्या होता है, आपका पेपर पैटर्न देख मिलता है। अब इस पेपर पैटर्न की जब बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 60 दिनों में हम कैसे इसको कवर करेंगे, ओवरऑल हमने इस सब चीज़ों के बारे में बात किया। तो यहाँ पे बात आती है कि 60 दिनों में इसको कवर करने के लिए आरओ को लेकर के, या फिर एपीएस की वैकेंसी जो आपकी है उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, एक ही दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिवीजन, इनके ऊपर आधारित आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टाइमलाइन होना चाहिए। जैसा कि आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत आप कह सकते हो ये केवल एक प्लान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इसी के अनुसार करें, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर इस टाइम टेबल, इस खाके के अनुसार काम करते हैं तो यही आपको क्या करती है, स्मार्ट स्टडी के संदर्भ में क्या करती है, आगे बढ़ाती है। और जाहिर सी बात है, आपका जो रिवीजन है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, और जो आपके थ्योरी वाले पार्ट हैं, वो सब क्या होते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं।
ओवरऑल ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर ही क्या करता है, आपकी मेरिट बनाता है, वही आपका चयन करता है। यहाँ पे ये बात नहीं होती है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। सिलेबस का आप पूरा गहन अध्ययन करें, वे कोई लॉजिक नहीं होता है। आप कितने नंबर हासिल करते हैं, यही आपको क्या करता है, पूरी तरीके से तय करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की तरफ ध्यान देना है, और ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट के ऊपर चलना पड़ेगा। मतलब क्या, हमें देखना पड़ेगा जीके के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको धीरे से कह सकते हैं कि हमें पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस आधारित है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सारी जो थेटिकल चीज़ें हैं उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी की जब बात की जाए तो हिंदी अंग्रेजी के बारे में हमें एक सामान्य पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कानून विविधता के रूप में आप कह सकते हैं कि जैसे पॉलिटी के क्या आपके नए अपडेट रहे हैं, करंट अफेयर में क्या नई नई चीज़ें पॉलिसीज़ के रूप में अनाउंस की गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख मिलेंगी। और सीधी सी बात अगर कही जाए तो प्रीवियस ईयर का एक आधार लेकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को आधार दे पाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। कुल मिलाजुला के अगर देखा जाए तो 60 दिनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फेज 1 की बात की जाए तो 1 से लेकर के 20 दिन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ विषय को चुनना पड़ेगा, जो एक तरीके से कह सकते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट आधारित आपके विषय होंगे, जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे वनडे के आप एग्जाम को कवर करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जीके जीएस का पार्ट हो गया। जीके जीएस में मतलब कह सकते हैं कि जैसे यूपी जीके हो गया, करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने के जो हफ्ते होते हैं वो आपके कह सकते हो कवर करने होंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें आपको कवर करनी पड़ेंगी। इवन आप कह सकते हो कि चूंकि ग्रामर अंग्रेजी के भी अच्छे खासे पोर्शन पूछे जाते हैं, तो ग्रामर अंग्रेजी के, इवन हिंदी ग्रामर की बात की गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, इसमें आपको सीख के रखना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दूसरा फेज आप क्या करेंगे, 21 से लेकर के 40 दिन। पहली बात तो आपको क्या करना है, सिलेबस आपका निर्धारित करना है, किन किन बुकों को पढ़ना है उसको निर्धारित करना है, और उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं थ्योरी बेस, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। दूसरे चरण में जब आप आएंगे तो ऐसी अवस्था में पिछला जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए और उसका अप्लीकेशन करिए। अप्लीकेशन मतलब आप कह सकते हो कि आप प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करिए, और सीधे शब्दों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसके आधार पे नए नए क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। मतलब आप कह सकते हो कि एमसीक्यू को सॉल्व करिए, और एमसीक्यू के अलावा जो संबंधित विषय हैं जैसे करंट अफेयर के कोई नए अपडेट हो गए, पुरानी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करते रहिए। ये चीज़ आपको बेहतर यहाँ पे क्या करेगी, आधार दे पाएंगे। इवन आप कह सकते हो कि जो इंग्लिश का पैटर्न है, जिसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो सारी चीज़ें आती हैं, एरर को फाइंड करना या सिनोनिम एंटोनिम को याद करना, आपका जो पैसेज दिया होता है उसको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, पैटर्न में होनी चाहिए। मतलब इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बार बार रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा। सेम पैटर्न आपका जीके जीएस की बात की जाए, करंट अफेयर आपको 6 महीने का पिछला पढ़ना ही पढ़ना है, यूपी जीके आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन सब के ऊपर थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा, और साथ ही सीधी सी बात कही जाए तो आपको रिवीजन और एमसीक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, कम से कम हफ्ते में तो एक आपका होना ही चाहिए। और दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर को क्या करें, अनदेखा ना करें, उसको लगातार अपनी नज़र में बना के रखें कि कैसे क्वेश्चन पिछले दिनों में आपके पूछे गए हैं, क्योंकि उसी आधारित, उसी स्टैंडर्ड आधारित क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले चरण में अगर देखा जाए तो तीसरा चरण, मतलब हम कह सकते हैं 41 से लेकर के 60 दिनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, जितना अवधि तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के अलावा आप कह सकते हो कि एग्जाम जैसे होता है उस एक माहौल में अब हमें प्रैक्टिस या फिर कह सकते हैं टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें मॉक टेस्ट लगाना होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अपने नंबर को इन्हेंस करना है, अपनी गलतियों को कम करना है। और दूसरी सी बात अगर कही जाए तो सामान्य जो प्रश्न होते हैं जिनको हम बार बार गलत कहते हैं, उनको सही करने की जो प्रवृत्ति है वो अब बढ़ानी होगी। और ये सब कैसे होगा, मॉक टेस्ट से होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि समय प्रबंधन, गोला करने में बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होंगी, आपकी क्लियर होंगी। सिली मिस्टेक जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, इस मॉक टेस्ट के द्वारा ही क्या होंगे, दूर होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट लगाइए। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा आधार होता है जो आपको क्या करता है, परिपक्व करता है कि हमने कितनी चीज़ों को पढ़ रखा है। जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें याद होती हैं और कौन सी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं, उसके बारे में हमारा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। जो चीज़ें याद आ रही हैं अच्छी बात है, जो नहीं याद आ रही हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। मतलब बार बार रिवीजन का पैटर्न हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब एक सीधे संदर्भ में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि कम से कम डेली
5 से 6 घंटे की तो आपकी रेगुलर की एक हैबिट होनी चाहिए, चेयर पकड़ के बैठने वाली, जिसमें आप लगभग सारे सिलेबस का टाइमलाइन बाँट लें। 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटे पॉलिटी, ऐसा कुछ शेड्यूल आप बना लीजिए और उसके अनुसार अपनी टाइमिंग दीजिए। इवन आप कह सकते हो जैसे अंग्रेजी के लिए, चूँकि क्वेश्चन के पैटर्न आपके देख मिलते हैं, कुछ थ्योरी चीज़ें होती हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो उसको सीखना पड़ेगा, तो ऐसे में उसको भी अतिरिक्त समय दीजिए। जीके, जीएस, करंट अफेयर, डेली के कुछ करंट अफेयर होते हैं, उनको डेली नोट डाउन करिए या साप्ताहिक रूप में कलेक्ट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इवन अगर देखा जाए तो जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी आज की चाहे कल की, उसको रिवीजन करने का समय दीजिए। ये आपका एक कह सकते हैं कि डेली का हैबिट होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है आपको करना क्या होगा, पिछले पैटर्न के आधार पे हम यही कह सकते हैं कि आप जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आधार पे अपने सिलेबस को क्या करिए, कंप्लीट करिए। 2-3 चीज़ें आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो हमारा सिलेबस है, जो आपके पॉइंट दिया हुआ है, उसी के आधार पे हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। दूसरी बात, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है पढ़ने के लिए। अब वही रट के जाइए, ये गलत बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। वो केवल एक मानक, एक स्टैंडर्ड आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे रटने की जरूरत नहीं है। उसको केवल एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए रखिए कि ऐसे इस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि वही पूछे जाएंगे। तीसरी बात अगर कही जाए तो आपको यहाँ पे जो अंग्रेजी है उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों बताया है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अंग्रेजी में पूछा गया। और अंग्रेजी एक ऐसा विषय होता है ना, खास करके हम हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए, जहाँ पे अंग्रेजी में ही बहुत ज़्यादा कह सकते हो नंबर खत्म हो जाते हैं, मतलब टाई फिस हो जाता है। लेकिन जब बात आती है मेरिट बनाने की, तो मेरिट बनाने में आप फिसड्डी हो जाते हैं। तो अंग्रेजी या हिंदी का जो पैटर्न है उसे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइपिंग को भी हमें थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम टाइपिंग नहीं देंगे ना, तो अंतिम के 2-4 दिनों में टाइपिंग आपकी नहीं होगी। लास्ट टाइम जब टाइपिंग पे आप जाएंगे ना, तो आपका हाथ कांपने लगता है। ऐसे में आपकी ज़रूरत होती है कि आप कम से कम आधे से 1 घंटे कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से बड़े आराम से तकल्लुफ़ के साथ क्या करिए, यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बैग नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन टाइपिंग हो रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस टाइपिंग को क्या करिए, अपनी एक्यूरेसी और जो बैक स्पेस वाला मसला है, स्पेस बार वाला मसला है, गलतियां करना है या 10 अंगुलियों को चलाना है, ये सब चीज़ें आपको एक दिन में नहीं करनी होगी। ये सब आपको तभी आके कह सकते हैं क्लियर होंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस में क्या होंगे, बने रहेंगे। इवन आप कह सकते हो कि रियलिटी तो आपकी वही एग्जाम में चेक होगी कि हम कैसा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम अगर इस पैटर्न को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आधार देना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करता है, एक सुखद अनुभव कराता है। तो ऐसे में 60 दिनों को हम 20-20 दिनों के आधार पर डिवाइड कर ले और अपने साथ एक बैग नहीं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े टुकड़ों में कह सकते हैं अपनी तैयारी को आयाम दे, तो वो हमारा क्या करेंगे, एक सुनहरा भविष्य तय करेंगे। एक बैग में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर अपनी तैयारी को क्या करें, हम थोड़ा थोड़ा आधार दे करके चलते रहें। बाकी ध्यान रखिएगा, यूपी के और एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है इसके अंतर्गत वो हम आपको कवर करा देंगे जब आपकी रोज रात की 9 बजे वाली क्लास होती है, उसके माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब बात की जाए तो इसमें हमारी संस्थान जो है वो आप सबके हित के लिए खड़ी हुई है। और ऐसे में आप कह सकते हो कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसे कवरअप देना और साथ ही साथ आपकी उस तैयारी को एक आधार देना, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का जो क्रैश कोर्स है वो आप सबके बीच में है, जिसमें 300 से ज़्यादा घंटे की क्लासेज हो जाएंगी। एक आपकी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी, आप देख भी सकते हैं। डेली का प्रैक्टिस पेपर होगा, इसके अलावा वैलिडिटी इसकी 1 साल की होगी और सिलेबस जो होगा वो भी आपके ऑन टाइम कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो संस्कृति आईएएस का जो ऑफिशियल ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से ये 2499 रुपये का जो बैच है उसे आप कैरी कर सकते हैं अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी इसके विषय में कोई नई जानकारी होगी या अन्य किसी विषय पे कोई जानकारी होगी तो उसे भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में देते रहते हैं। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के विषय को ही विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।